तो आज हम गति के समीकरण पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो गति के समीकरण आपको इनका प्रश्न आता है, पहले मैं इसे परिचित करा दूं क्या है। पहला समीकरण है गति का v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as। पहले मैं तीनों समीकरणों की आपको कुछ विशेष बातें बता दूं, ठीक है ना। ये समीकरण गैलीलियो ने दिए थे, ये न्यूटन के नहीं है, इसलिए अपन को ध्यान रखना है। न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, समीकरण नहीं, और हम पढ़ रहे हैं गति के समीकरण। एक बात ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि जो गति के समीकरण हैं ये एक विमीय एक समान त्वरित गति के लिए लागू होते हैं। किसके लिए हैं ये? एक विमीय एक समान त्वरित, एक समान त्वरित गति के लिए, ये समीकरण एक विमीय एक समान त्वरित गति के लिए ही लागू होते हैं। अगर एक समान त्वरण नहीं है तो ये समीकरण लागू नहीं होंगे, ध्यान रखना है। लिमिटेशन याद रहेगी, और ये बंडी मोशन के लिए दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक। अब ये समीकरण कई तरीके से, मतलब ऐसे अलग अलग पुस्तकों में सिंबल अलग लेकर के लिख देते हैं, लेकिन आप जो पिछली क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं वो सिंबल ये है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन समीकरण आपको दिए हैं, आप इनका क्रम नहीं बदल सकते, अर्थात ये समीकरण क्रम से जाने जाते हैं। कहाँ से जाने जाते हैं? मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप पहले को तीसरे नंबर पर बोल दो और तीसरे को पहले पर, ऐसा नहीं होता है। यानी कि जो गति के समीकरण हैं उनमें मैंने बोला आपसे कि प्रथम समीकरण बोलिए, तो यही बोलना है आप, ये और ये नहीं बोल सकते। यानी ये समीकरण क्रम से ही जाने जाते हैं, इनका क्रम स्टैंडर्ड है, ध्यान रहेगा। इसमें u को बोलते हैं प्रारंभिक वेग या शून्य समय पर वेग, प्रारंभिक वेग कहते हैं, या क्या कहते हैं? t भी को बोलते हैं अंतिम वेग या t टाइम के पश्चात वेग, ठीक है ना। किसी समय के बाद वेग की बात हो तो अंतिम वेग कहलाएगा, वो भी कहलाएगा। a को बोलते हैं एक समान त्वरण। नो, त्वरण के लिए नहीं बोलना, त्वरण तो कई प्रकार के होते हैं, त्वरण नहीं, क्या बोलना है? एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो, तो एक समान त्वरण है। t यहाँ पर समांतराल यानी कि समय है। s यहाँ पर विस्थापन है। s क्या है? सभी क्या याद रहेगा। तो जब आपको आए कि गति के समीकरण लिखिए, संकेतों का अर्थ बताइए, मतलब उसने सिद्ध करने को नहीं बोला है, क्या बोला है? नाम लिखो कौन कौन है और ये बताओ कौन सी चीज को क्या बोलते हैं। लेकिन अगर वो कहे स्थापित कीजिए तो फिर स्थापना करना अलग बात है। तो वहां पर आप प्रथम समीकरण की स्थापना, सबसे पहले हम क्या की स्थापना कर रहे हैं? प्रथम समीकरण की स्थापना कर रहे हैं, प्रथम समीकरण को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल सरल है। तो इसमें क्या होगा, पहले अपन छोटी सी थ्योरी की कल्पना करते हैं, कुछ लाइन्स लिखनी होती है। जैसे हमने लिखा कि माना एक वस्तु सरल रेखीय पथ पर u वेग से अपनी गति को प्रारंभ करती है। क्या लिखा मैंने? एक कल्पना की कि माना एक वस्तु सरल रेखीय पथ पर u वेग से अपनी गति को क्या करती है? प्रारंभ करती है, और t समांतराल पश्चात, कब? एक समान त्वरण a के अंतर्गत भी वेग प्राप्त कर लेती है। क्या बोला मैंने? t समांतराल पश्चात एक समान त्वरण a के अंतर्गत कितना वेग प्राप्त कर लेती है? b वेग प्राप्त कर लेती है। तब त्वरण की परिभाषा से वस्तु का त्वरण क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यही होता है ना। तो त्वरण को यहाँ पर ये लिखेंगे, वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समांतराल।
तो समांतराल भी समांतराल ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए बराबर अंतिम वेग क्या हो गया था उसका, उसने बाद में भी वेग प्राप्त कर लिया ना, माइनस पहले वेग कितना था, और समांतराल को टी माइनस जीरो कि लास्ट में टाइम जीरो होगा, टी हो जाएगा, पहले जीरो था, तो समांतराल को क्या बोलेंगे, टी माइनस जीरो। तो ए बराबर हमारे पास आ गया बी माइनस यू अपॉन टी। अब मैंने यहाँ से टी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, ए इंटू टी इक्वल टू बी माइनस यू। अब मैंने यू को पक्षांतर कर दिया, इस तरह के प्लस क्या हो जाएगा ना, तो ए टी प्लस यू इक्वल टू, या मैं इसके ऐसा लिख सकता हूँ बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही गति का प्रथम समीकरण है, यही गति का क्या है। इसी को एनसीईआरटी की बुक में ऐसा लिखा है बी टी इक्वल टू बी जीरो प्लस ए टी, ऐसा। तो यहाँ पर भी जीरो का मतलब है जीरो टाइम पर वेलोसिटी, इसी को प्रारंभिक वेग बोलते हैं, और टी का मतलब है आफ्टर टी टाइम वेलोसिटी, ठीक है ना, इसी को अंतिम वेग बोलते हैं। तो डिस्टर्ब नहीं होना है, अपन को सिंबल बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने चूंकि इस रूप में इसको पहले पढ़ा हुआ है तो अपन इस रूप में इसको स्थापित कर दिया। तो पहला समीकरण जो अपन ने प्रूव किया है कितना सिंपल है। पहला समीकरण में त्वरण की परिभाषा लगा दी, बस काय की परिभाषा लगा दी हमने, त्वरण की परिभाषा लगा दी, तो सबसे बन जाएगा पहला समीकरण। सिद्ध करते हैं, पहले दो लाइंस में क्या लिखना है, माना कोई वस्तु यू वेग से सरल रेखा पर अपनी गति को प्रारंभ करती है और टी समांतराल पश्चात एक समान त्वरण ए के अंतर्गत भी वेग प्राप्त कर लेती है, तब उसका त्वरण क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटे समय। यहाँ से ए बराबर अंतिम वेग माइनस पर फलाना फलाना, तेरा गुणा कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। ये कौन सा समीकरण है गति का, कोई कंफ्यूजन इसमें, सबसे बन जाएगा। अब द्वितीय समीकरण की स्थापना करते हैं। द्वितीय, ये हमारा कौन सा था, प्रथम, प्रथम के बाद आप किसका करते हैं, अब द्वितीय समीकरण की स्थापना करते हैं। तो द्वितीय में क्या करेंगे, जब आप द्वितीय समीकरण की स्थापना करेंगे तो उसमें पहले समीकरण का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर लिख रहा हूं द्वितीय समीकरण की स्थापना। द्वितीय, जब आप द्वितीय समीकरण की स्थापना करोगे बच्चों तो थ्योरी वही लिखोगे, थ्योरी तो वही लिखोगे जो अपन ने बोली थी, क्या कि माना कोई वस्तु सरल रेखा पर गति करती है, उसका प्रारंभिक वेग u है और t समांतर पश्चात वह v वेग एक समान त्वरण a के अंतर्गत v वेग प्राप्त कर लेती है, और इस समांतराल में वस्तु का त्वरण वस्तु का विस्थापन s है। एक लाइन और जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि मैं s पर जाना ना। तो पहले तो वही कहानी, क्या माना एक वस्तु सरल रेखा में u वेग से अपनी गति प्रारंभ करती है, t समांतराल पश्चात एक समान त्वरण a के अंतर्गत v वेग प्राप्त कर लेती है, और इस समांतराल में वस्तु का विस्थापन क्या है, s। ये बात आपकी समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा, पहले वस्तु का वेग क्या था, u, थोड़े समय बाद क्या हो गया, तो अगर मैं इन दोनों वेगों का स्टैटिकल औसत निकालूं, स्टैटिकल औसत, स्टैटिकल औसत, इनका स्टैटिकल औसत क्या होगा, माने वेगों का औसत क्या होगा, वेगों का औसत या औसत वेग, वेगों का औसत, तो वेगों का औसत होगा, यानी कि जो औसत वेग है वो होगा u प्लस v अपॉन 2। ये केवल कब निकालते हैं, जब कोई वस्तु सरल रेखा पर एक समान त्वरण से गति कर रही हो, तब। कब, सरल रेखा पर एक दिशा में एक समान त्वरण से गति कर रही हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा v प्लस यू अपॉन 2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब यहाँ से v की वैल्यू लिखो, क्योंकि v बराबर क्या होता है, एक हम सिद्ध कर चुकेंगे। तो यहाँ पर लिखिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, u प्लस, यहाँ पर क्या लिखना है, u प्लस ए टी अपॉन u प्लस यू 2u प्लस ए टी अपॉन 2, अलग अलग कर दो, 2u अपॉन 2 प्लस 80 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो क्या मिलेगा आंसर, जल्दी बताओ, u प्लस 1 अपॉन 2 80, ऐसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट।
अब वस्तु का विस्थापन कितना है, एस है, तो विस्थापन बराबर क्या होता है, क्योंकि विस्थापन या कुल विस्थापन, यहाँ पर लिखते हैं वस्तु का कुल विस्थापन कितना है, वस्तु का कुल विस्थापन कितना है, एस है, तो एस बराबर क्या होगा, कुल विस्थापन बराबर होता है औसत वेग गुणा समांतराल, औसत वेग गुणित समय अंतराल। ऐसा कैसे होता है, आप याद करो, औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे समांतराल, तो फिर विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, औसत वेग गुणित, होगा कि नहीं होगा, बस यहाँ पर वैल्यू पुट करो, ए वाली वैल्यू कितनी है, u प्लस 1/2 AT, और ए वाली वैल्यू कितनी है, सारा काम टी समांतराल में हो रहा है, अब टी का अंदर गुणा कर दो तो मिलेगा ut प्लस 1/2, पहले टी का इसमें करेंगे ut, इसमें करेंगे टी स्क्वायर एस इक्वल टू, ये दूसरा आ गया, तो दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, सबके समझ में आ गया। अब तृतीय समीकरण जो हम स्थापित करेंगे, तृतीय समीकरण, तो तृतीय समीकरण स्थापित करने के लिए पहले का और दूसरे का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, पहले का और दूसरे का, तो तृतीय समीकरण की स्थापना देखो कैसे करना है, तृतीय समीकरण की स्थापना, तो तृतीय समीकरण की स्थापना कैसे निकलेगी बताइए, तो सबसे पहले आप लिखोगे गति के प्रथम समीकरण से, क्या लिखोगे, गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है हमारे पास, b बराबर u प्लस AT। आपका जो तीसरा समीकरण यहाँ पर लिखा है इसमें कौन सा चर नहीं है, इसमें कौन सा चर नहीं है, टी नहीं है। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरे वाले समीकरण को समय निरपेक्ष समीकरण भी कहते हैं, थर्ड इक्वेशन को एक और नाम क्या बोल देते हैं, क्योंकि इसमें समय का कोई उल्लेख देखो कहीं भी आया ही नहीं है, इसलिए फिजिक्स में यानी कई ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर गति तो होती है पर गति के समय के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, वहां पर इसका बहुत प्रयोग होता है, इसलिए तीसरा समीकरण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समय निरपेक्ष समीकरण है, तो हमें क्या करना है, समीकरण एक से टी का मान निकालकर दो में रख देना है, तीसरा निकाल आएगा, तो पहले समीकरण एक से लिखा, इससे टी का मान निकालो, तो b माइनस यू बराबर क्या आएगा, a बटे में ले आओ, तो b माइनस यू बटे a, अब क्या आएगा, इसको समीकरण, अब लिखो गति के कौन से समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, अब द्वितीय समीकरण ले लो भैया, द्वितीय समीकरण में क्या है, s बराबर ut प्लस 1/2 AT, करे हमारे पास दूसरा समीकरण है। अब इस समीकरण में हमें क्या करना है, t का मान लिखना है, किसका मान लिखना है, यहाँ लिख दो t का मान रखने पर, चलो t का मान रखिए, तो s बराबर आएगा u और यहाँ पर आएगा क्या, b माइनस यू अपॉन a प्लस 1/2 a, यहाँ पर क्या आएगा, b माइनस यू अपॉन a, और इसका क्या आएगा, इसका आ जाएगा। अब यहाँ से s बराबर आएगा, अब एक काम करते हैं, u का इसमें गुणा कर देते हैं, तो u का u b से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, u b माइनस u का u से गुणा करो, ये स्क्वायर अपॉन क्या आएगा a, और यहाँ पर प्लस 1/2 a, अब ये ऊपर का स्क्वायर अलग कर देंगे, नीचे का स्क्वायर, ऊपर का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 2b इंटू यू प्लस यू स्क्वायर, कौन सा सूत्र लग गया बताओ मुझे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, सही लगा ना, अपॉन a स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, अब a से इसका स्क्वायर घट जाएगा,
तो क्या बचा हमारे पास, यू भी माइनस ई स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 UV अब प्लस ई स्क्वायर अपॉन ए, और ये 2 है तो 2a हो गया, ये वाला 2। अब एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2a, ए और 2a का एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि 2a में ए से भाग चला जाएगा। अब ए से कैंसिल, यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा। भाई अब क्या करते हैं, लघुत्तम वाली संख्या में इसका भाग देते हैं, जो भागफल आता है उसके इसमें गुणा करते हैं। तो 2a को a से भाग दो, 2 आएगा, 2 का गुणा कर दो तो 2UV माइनस 2e स्क्वायर प्लस, अब 2a से 2a का भाग दो तो 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे तो ये तो ऐसे आ जाएगा 2UV प्लस e स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये प्लस का और ये कैंसिल हो गए, समझ आई बात। अब क्या बचा लिखो, एक तो बचा बी स्क्वायर और ये माइनस का 2u स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर, माइनस का u स्क्वायर आएगा अपॉन 2a, और सारा कार्यक्रम किसके बराबर चल रहा है। अब 2a का त्रिया गुणा कर दो तो 2a का s में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, s गुणित 2a इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस, इनका गुणा कितना होगा 2as, और ये ई स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, प्लस का हो जाएगा इक्वल टू क्या आएगा, या अब इसको सही से लिख दो, बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as। ये कौन सा समीकरण है गति का, तीसरे समीकरण को और क्या बोलते हैं, समय निरपेक्ष समीकरण। इसको समय निरपेक्ष समीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समीकरण में कैलकुलेशन के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये t से स्वतंत्र है, इसलिए इसको हम समय निरपेक्ष समीकरण भी कहते हैं। टाइम एब्सोल्यूट इक्वेशन कहलाता है, टाइम एब्सोल्यूट इक्वेशन। तो याद रखना, जब कभी हमें किसी क्वेश्चन में t का मान पता नहीं है तो कौन से समीकरण का प्रयोग कर देना है। तो सबको समझ आ गई बात। तो हमारे पास ये थे गति के 3 समीकरण। अब बताओ मुझे कौन सी गति के लिए हैं। जब हम बच्चों इन समीकरणों का प्रयोग करते हैं, अभी आपने क्या सीखा, तीनों समीकरणों को क्या करना, स्थापित करना, प्रूव करना, ठीक है। अब आपको प्रूव करना आ गया। जब हम इन समीकरणों को स्थापित करते, प्रयोग करते हैं तो कुछ मान्यताएं हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न में लिखा है कि एक वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है, तो जैसे ही कोई वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करे तो u बराबर 0 लेना है। क्या लेना है, विराम से चलना प्रारंभ करे कोई वस्तु, कैसे, अगर विराम से चलना प्रारंभ करे, ध्यान देना, प्रारंभ करे, तब आपको u का मान 0 लेना है। आपको जैसे ही प्रश्न में कहा उसने कि एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है ना, स्टार्टेड एट रेस्ट, कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो, एट रेस्ट, विराम अवस्था से। तो अगर रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होती है तो u का मान क्या लेना है, प्रारंभिक वेग 0, क्योंकि 0 टाइम पर वेग 0 ही था। यदि कोई वस्तु चलते चलते अंत में रुक जाए, यदि वस्तु अंत में रुके, यदि वस्तु अंत में क्या करे, रुके, तो फिर आपको v की वैल्यू 0 लेना है। उसने कहा एक वस्तु चल रही है और दीवार से टकरा जाती है, रुक जाती है, तो आपने तो उसको चलते देखा था, तो बाद में वो क्या हुई, टकरा के रुक गई, तो v क्या कर लेना है। आप किसी वस्तु को फेंकें ऊपर की ओर तो आपको v 0 लेना है। जैसे आप उसको फेंको तो लास्ट में v 0 ही होगा, तभी तो लौटेगी, वही लेना है अधिकतम। समझ आ गई ना बात, क्लियर होगी बात सभी को। अच्छा, अगर कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करे, क्या के अधीन गति करे, गुरुत्व के अधीन गति करे। गुरुत्व के अधीन का मतलब क्या है, यहाँ पर गुरुत्व के अधीन गति के लिए अगर कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गति कर रही है, मतलब या तो ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, तब की बात कर रहे हैं। गुरुत्व के अधीन गति करे, तब आपको क्या करना है, तब ए को जी बना देना है, ए को क्या बना देना है, जी, और एस को एट बना देना।
विस्थापन को हाइट बना देना, विस्थापन क्या बना देना, हाइट बना देना है। याद रहेगा आपको। यदि मैं किसी वस्तु को ऊपर फेंकूं तो आपको ए को बना देना है जी, एस को बना देना है एच। क्लियर होगी ना बात। तो ऊपर से गिरती वस्तु के लिए अब देखो, अगर वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो ए को बनाना है प्लस जी। जैसे गिरते समय, कब, गिरते समय जब नीचे गिरे तो ए को बनाना है प्लस जी। और फेंकते समय, फेंकने का मतलब क्या हुआ, फेंकने का मतलब क्या हुआ, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो ए को माइनस जी लिखना है। ए को क्या लिखना है भाई, देखो गुरुत्वाकर्षण गति में ए जी बन जाएगा, लेकिन ये कौन सा जी बनेगा, प्लस वाला या माइनस वाला। तो अगर आप उसको गिरा रहा है ऊपर से, आप छत से एक पत्थर को नीचे छोड़ा तो ए बराबर प्लस जी। समझ गए ना बात। ऊपर बलून उड़ रहा है, हॉट बलून, उसमें से कोई वस्तु गिराई जा रही है, ए को प्लस जी। लेकिन जैसे ही आपने पत्थर को नीचे से ऊपर फेंका, थ्रो किया, ए को माइनस जी लेना। समझ आएगी ना बात। तो अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर की हो जा रही है तो ए को माइनस जी के बराबर लेना है, और ऊपर से अगर नीचे गिर रही है स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक है ना, तब आपको ए की वैल्यू, ठीक है ना। अब गति के समीकरण देखो कभी कभी ऐसे लिखे रहते हैं, जैसे ये वाला ऐसा लिख देते हैं बी बराबर यू प्लस जी टी, ये ऐसा लिख देते हैं एच बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये ऐसा लिख देते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2gh। ये किसके लिए है, ये है ऊपर से नीचे गिरती वस्तु के लिए, ऊपर से, बात समझ रहे हैं बात। कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, आप गिरते दिख रहा है, उसके लिए गिर रही है, तब ये लगेंगे। अगर वस्तु को नीचे से कहाँ फेंक रहा है, तब ये आ जाएगा v बराबर यू माइनस जी टी, एच बराबर आ जाएगा यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 2gh। बीच में माइनस क्यों आ गया, क्योंकि जब नीचे से ऊपर फेंकोगे तो ए को क्या लिखोगे, जब ऊपर से नीचे गिराओगे तो, अच्छा मेरी बात है सुनना ध्यान से। मैंने बोला है ऊपर से नीचे गिराओगे, और पहले बोला था नीचे से ऊपर फेंकोगे। तो नीचे से ऊपर फेंका जाता है, ऊपर से नीचे सिर्फ गिराया जाता है, फेंकना नहीं, अपने आप आएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो फिजिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि चूंकि ऊपर से नीचे अपने आप ही आएगी, तो फेंकना काहे को है, अपने आप ही आएगी ना वो। तो आप बस छोड़ दो। तो जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे छोड़ोगे ऐसे, तो यू जीरो लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ग्राम से चल रही है। कहाँ से चल रही है, ग्राम से, तो फिर आपको यू जीरो लेना पड़ेगा। अब जब ये सवालों की कंडीशन बनेगी तब वहां पर आपको और अच्छे से सवाल में बताएंगे क्या है, ठीक है। तो ये आपको समीकरणों के बारे में इतनी ये चीजें ध्यान रखनी है, कब क्या कितना लेना है, ठीक है। अब देखें होगा है, इस सवाल को देखें। 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति प्रारंभ करके एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित होती है। स्पीड बढ़ा रही है, वो त्वरित हो रही है, मतलब बढ़ा रही है, एक्सीलरेटेड हो रही है। तो निम्न की गणना करो। तो अब आपको क्या क्या चाहिए है, वेग। तो सबसे पहले आप देख लो इसमें दिया क्या है, आप बता सकते हो इसमें क्या क्या दिया है सिंबल में, संकेतों में। ये यू है, क्यों है यू, क्योंकि इस वेग से गति प्रारंभ कर रही ना, तो यू है। इसके बाद और क्या दिया, ए की वैल्यू है 2 मीटर प्रति, बस 2 चीजें दी हैं, ठीक है ना। अब आपको जो पता करना है पहले वाले में, क्या पता करना है, 10 सेकंड पश्चात वेग, टाइम दिया है, वेग पता करना है, तो भी पता करना है। भी को क्या बताया था अपन ने, टी समय पश्चात वेग, उसी अंतिम वेग बोला था। तो प्रथम समीकरण क्या कहता है, पहला समीकरण लगेगा नहीं लगेगा, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर होता है u प्लस ए टी। आप देख लो तीनों चीजें हैं हमारे पास, u है, a है, t, u की वैल्यू कितनी लिखेंगे 40, a की वैल्यू 2, t की वैल्यू
तो 40 धन 20 कितना हो गया 60 मीटर प्रति सेकंड। तो 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड उसका वेग 60 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा। अब इसमें दूसरी चीज क्या बोल रहा है वो, चली गई दूरी। दूरी मतलब विस्थापन, विस्थापन मतलब एस। एस बराबर क्या है ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यू की वैल्यू, टी की वैल्यू 5 सेकंड का बोल रहा है ना, 1/2 ए की वैल्यू और टी की वैल्यू 5, इसका वर्ग। तो 2 से 2 40 पंचे 200 और 5 का वर्ग, आंसर आ गया 225 मीटर। तो अब 5 सेकंड में 225 मीटर पहुंचेगी। कितने सरल सवाल हैं। इन सवालों में एक बात ध्यान रखना है, जब भी सवाल करो सबसे पहले देखना है कि पद्धतियां एक सी हैं कि नहीं मात्रकों की। ऐसा नहीं कि एक है मीटर प्रति सेकंड में, एक है सेंटीमीटर प्रति सेकंड में या किलोमीटर प्रति घंटा में, तो सवाल नहीं कर पाओगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पद्धतियां एक समान करना पड़ेंगी, मात्रक को एक समान करना पड़ेगा तभी आएगा। इसी प्रकार समय यहाँ सेकंड में है, मान लो यहाँ मिनट में आ जाता तो भी उसको सेकंड में बदल करके करना पड़ता। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब कल हम लोग, कल तो आपका